आज हम देखेंगे टेंस, और टेंस में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसकी हिंदी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, कि फ्यूचर मतलब भविष्य और परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस मतलब काल, यानी पूर्ण भविष्य काल, यानी ऐसा कार्य जो आने वाले भविष्य में पूरा होगा, उसके बारे में इस टेंस में हम देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें इसकी पहचान जो है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, जिससे हम ये पहचानते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आज हम इसको एकदम सरल तरीके से आप लोगों को बताएंगे, जिससे यह टेंस आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें और आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम इसको शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें किसी भी वाक्य का जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सा टेंस है और उसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, और साथ ही साथ उसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का। तो जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस है, तो इसके पहचान के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए कि इस टेंस में जो वाक्य होंगे उस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। तो हम इन शब्दों से पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और चुकेगा से तात्पर्य होता है कि ऐसा कार्य जो आने वाले भविष्य में समाप्त होगा, जैसे वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, यानी वो भी ना पढ़ रहा है, ना ये कहा जा रहा है पढ़ेगा, लेकिन शाम तक वो पढ़ चुकेगा, यानी उसका जो कार्य है वो आने वाले शाम को पूरा होगा। तो इस टेंस में इसकी पहचान हो गई। अब पहचान के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होता है। तो जैसा कि फ्यूचर है, तो इसमें शैल, विल और उसके साथ हैव, यानी शैल हैव या विल हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। और इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो शुरू करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये साधारण वाक्य होते हैं, जिसमें कि क्या, क्यों, नहीं, ये सब शब्द नहीं होते, यानी सीधे सीधे जो सिंपल वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव में आते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है कि जब एक साधारण वाक्य होगा, जैसे वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो इसके लिए हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को लिखने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव, तो तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी, इनके साथ शैल हैव लगेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, बहुवचन कुछ भी हो, उन सब के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट जो है, यदि फर्स्ट पर्सन में है तो शैल हैव, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में है तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वर्ब कौन सा है। तो जो वर्ब होगा उसका हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम देखते हैं कि वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो इसको हम कैसे हल करेंगे कि वह के लिए हम अंग्रेजी पहले लिख दिए ही। अब ही, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा, विल हैव। तो ही के साथ हम पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो पढ़ना वर्ब है, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हम रीड, चूंकि इसका रीड, तो उसके बाद क्या पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ता है, तो बुक। कब, शाम को, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या है कि वो शाम को पुस्तक पढ़ चुकेगा, यानी जो पढ़ेगा वो शाम के लिए है कि शाम तक वो पढ़ लेगा। और अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो कि नकारात्मक होंगे, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें
अफर्मेटिव और नेगेटिव के फार्मूले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। बस हमें क्या करना है कि जो हम सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव या विल हैव अफर्मेटिव में लगाते थे, अब हमको शैल हैव या विल हैव के बीच में नॉट लिख देना है बस। यानी पहले शैल या विल लिख के फिर नॉट लिख के फिर हैव लिखना है। बाकी फार्मूला वैसे ही रहे जैसे फार्मूला है, सब्जेक्ट है फिर विल या शैल है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, निगेटिव है तो नॉट लिख के तब हैव। यानी जो ये शैल हैव या विल हैव है इसके बीच में हमें नॉट को ला देना है बस। जैसा कि सरिता अगले माह तक घर नहीं आ चुकेगी, यानी अगले माह की बात है और तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे सरिता, फिर उसके बाद आई और वी के साथ सेल, तो इसका मतलब यहां पर विल लगेगा, तो हम विल, उसके बाद फिर नहीं है तो नॉट, फिर हैव। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेगेटिव में क्या होता है कि विल हैव या सेल हैव के बीच में हम नॉट को लगा देते हैं, यानी इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इतना है कि अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो विल या सेल है उसके बाद नॉट लिख के तब हम है। फिर उसके बाद वापस आना, वो घर आ चुकेगी तो रिटर्न्ड कहां पे, होम, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब ये सभी शब्द आएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि अफर्मेटिव में जब हम सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं तो अब क्या होगा, शैल या विल जो होगा वो यदि वाक्य के पहले क्या, क्यों, कैसे ऐसे शब्द हैं तो उसकी जगह पर हम शैल या विल का प्रयोग करके फिर सब्जेक्ट लिख के फिर हैव लिखेंगे। जैसे निगेटिव में विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट लगता था, वैसे ही अब विल या शैल के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट पहले नहीं रहेगा, वो सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और जब कभी क्या, क्यों, कैसे ये सभी क्या होते हैं वाक्य के अगर बीच में आ जाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो जैसे कि देखते हैं, क्या वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो क्या चूंकि पहले आया है, अगर बीच में आया होता तो इसकी अंग्रेजी हम पहले वाई, व्हाट जो कुछ भी रहता है उसको लिख देते, उसके बाद हम शैल या विल से शुरू करते। तो चूंकि पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर, क्योंकि जब भी क्या, क्यों, कैसे वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हम वह है तो उसके लिए विल लगेगा, तो विल ही हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग, और उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम जैसे ही देखे हमने कि विल हैव या शैल हैव अफर्मेटिव पहले लगा था, तो जब नेगेटिव हुआ तो इन दोनों के बीच में नॉट आ गया, और इंट्रोगेटिव हुआ तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में ही आ गया, इतना अंतर है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्य जो नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों हो, तो इसका फार्मूला क्या होगा कि अगर क्या, क्यों, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्या, क्यों अगर बीच में आया है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी, वाई, फैमिली जो भी है उसको लिख देंगे। बाकी उसके बाद चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, लेकिन क्या, क्यों बीच में अगर आया है तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद शैल या विल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव। चूंकि हैव हमेशा जो है वो नॉट के बाद ही रहेगा, जैसे निगेटिव में है तो नॉट हैव, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव तब भी नॉट के बाद ही हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है ही है। तो जैसे हम देखते हैं, वह कल तक क्यों नहीं जा चुकेगी, तो देखिए जैसे कि इसमें क्यों बीच में आया है तो यानी इसका मतलब हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, तो हमने सबसे पहले लिख दिया वाई, फिर अब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, तो वह है तो विल, आई और वी है तो शैल, तो विल, उसके बाद चुकेगी यानी गर्ल है तो सी, उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर हैव, यानी नॉट के बाद ही अगर नकारात्मक भी है तो नॉट के बाद ही हैव लगेगा। उसके बाद जाना का थर्ड फॉर्म लगेगा तो गो वेंट, गॉन, गॉन बाय टुमारो, यानी वह कल तक क्यों नहीं जा चुकेगी।
और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक जो दूसरे प्रकार के वाक्य हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। एक ये है कि तुम्हारे घर आने से पहले, यानी तुम्हारे अब इसी में हम देखेंगे एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो एक दूसरे टाइप का ट्रांसलेट होता है, वह है जैसे तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा। तो ऐसे वाक्य जिसमें तुम्हारे आने से पहले या तुम्हारे आने के बाद ऐसे वाक्य होंगे तो पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे और बाद के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि इसमें देखते हैं कि इसमें दो वाक्य हैं, यानी इसमें दो कार्य हो रहे हैं, यानी तुम्हारे आने से पहले एक ये हो गया और दूसरा वह घर जा चुकेगा। तो इसमें दो वाक्य हैं और चूंकि चुकेगा चुकी है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। तो इसमें क्या होता है कि पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें दोनों वाक्यों का जो इंग्लिश में हम अनुवाद करेंगे हिंदी से, वो दोनों अलग अलग टेंस में किया जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि पहले कौन सा कार्य हो रहा है। तो जो कार्य पहले होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, यानी उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या थर्ड फॉर्म और शैल हैव या विल हैव का प्रयोग होता है। और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य जिसमें दो कार्य हो रहे हैं उसमें दोनों कार्यों को हम अलग अलग टेंस में लिखेंगे। जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, जो पहले हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट में आप लिख दीजिए और जो बाद में हो रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दीजिए। तो इसमें क्या पहले हो रहा है, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा, यानी कि जब तक तुम आओगे, यानी आए नहीं रहोगे, तभी वो घर जा चुका होगा। तो क्या है कि वह घर जा चुकेगा, पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि वह घर जा चुकेगा उसके बाद ही आएंगे, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले यानी जब तक वो आया नहीं वो जा चुकेगा। तो क्या हो जाएगा, वह के लिए ही और ही के साथ विल लगता है, क्योंकि सेल आपको केवल इतना याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल है, बाकी सबके साथ विल हैव लगेगा। तो ही विल हैव, अब जाना का चूंकि इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो गॉन कहां पे, होम। अब उसके बाद क्या होगा, जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है पहले, तो पहले है तो बिफोर, बाद में है तो आफ्टर। तो पहले के लिए हम क्या लिख दिए, बिफोर। उसके बाद इसको हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि एक वचन थर्ड पर्सन के साथ यस या इस लगता है, बाकी सबके साथ यस या यस नहीं लगता। तो तुम्हारे आने यानी यू कम,